Hello everyone. In this video we will discuss the questions that I had given you in assignment. Okay. So there are I have received some of the doubts. So I'll discuss those doubts first. So सबसे पहले है question number 46. Question number 46 में it is given to you that there are two lenses L1 and L2. Obviously L1 is a convex lens and L2 जो है that is a concave lens. Okay. नाउ कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ आपको सारे डिस्टेंसेस इन्होंने मीटर्स में दिए हुए हैं. आप हर एक नंबर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको सारे डिस्टेंसेस सेंटीमीटर्स में मिल जाएंगे. सो फोकल लेंथ ऑफ दिस इज 20 सेंटीमीटर्स, फोकल लेंथ ऑफ दिस इज 10 सेंटीमीटर्स एंड बिकॉज दिस इज अ कॉन्केव लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होती है. ओके. नाउ यहां पे कंसेप्ट क्या लगेगा पता है. ये ऑब्जेक्ट ये इस लेंस के सामने है तो ये लेंस क्या करेगी, इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज प्रोड्यूस करेगी एंड जो इमेज प्रोड्यूस होगा वो इमेज इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा. सो मान लो कि अगर जो ये ऑब्जेक्ट है ये लेंस है तो ये लेंस इस ऑब्जेक्ट का मान लो यहां पे एक इमेज प्रोड्यूस करती है तो ये जो इमेज है ये इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा. ओके. सो इस तरह से दो बार इमेजेस बनेंगे. पहली बार जो इमेज बनेगा वो इस लेंस के वजह से बनेगा एंड दूसरी बार जो इमेज बनेगा वो इस लेंस की वजह से बनेगा. सो अब वो देखते हैं कि फर्स्ट टाइम इमेज कहां पे बनेगा. नाउ फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर्स, आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर्स है तो 40 इज 2 टाइम्स ऑफ 20 राइट. तो ये जो आपका डिस्टेंस है दैट इज 2f. ना आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f तो कॉन्वेक्स लेंस के वजह से जो इमेज बनेगी दैट विल आल्सो बी एट 2f. सो ये अगर जो 40 सेंटीमीटर्स है तो 40 सेंटीमीटर्स पे ही आपकी इमेज बनेगी. ओके. नाउ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर्स है. यहां से जो इमेज बनेगी वो 40 सेंटीमीटर्स पे बनेगी तो बेसिकली कॉन्केव लेंस के राइट हैंड साइड पे वो इमेज बनेगी एंड ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 40 माइनस 30 दैट इज 10 सेंटीमीटर्स. So I1, I can say I1 is basically, this is the image due to L1 and this will behave like an object. It behaves like object for L2, lens 2. ठीक है. Now for lens 2 अब हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है ये लेंस 2 से, दिस इज 10 सेंटीमीटर्स. आपको फोकल लेंथ पता है विच इज -10 सेंटीमीटर्स. आपको इमेज डिस्टेंस v फाइंड आउट करना है तो हम लोग लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. ओके. नाउ ऑब्जेक्ट आपका राइट हैंड साइड पे है ना, इस लेंस के राइट हैंड साइड पे ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव कब देते हो आप, जब वो राइट हैंड साइड पे आप जब कभी कोई डिस्टेंस मेजर करते हो दैट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. सो यहां पे योर ऑब्जेक्ट जो है वो इस कॉन्केव लेंस के राइट हैंड साइड पे तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा दैट इज 10 सेंटीमीटर्स दैट विल बी पॉजिटिव प्लस 10 सेंटीमीटर्स. इस लेंस के लिए फोकल लेंथ इज -10 सेंटीमीटर्स तो एफ इज -10 सेंटीमीटर्स. तो आप ये फॉर्मूला यूज करो लेंस इक्वेशन 1/v माइनस 1/u इज 1/f. सो 1/v इज 1/f प्लस 1/u. f की वैल्यू -10, u की वैल्यू +10. आप पुट करोगे तो आपको 1/v जो आएगा दैट इज 0. तो v कितना आ जाएगा, v विल बी इक्वल टू 1/0 एंड 1/0 इज इंफिनिटी. सो योर फाइनल इमेज वुड बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ओके. The next question is question number 48. Question number 48 में क्या दिया हुआ है, there is a source of light, okay, and then there is a screen. Source of light and screen के बीच का जो distance है that is 100 centimeters. कहीं पे तो बीच में आप एक convex lens रखते हो ताकि convex lens क्या करेगा, इस source का जो image है वो स्क्रीन पे image बनाएगा. Okay, so I'll repeat it कि what does convex lens do? Convex lens focuses source on the screen or image of the source on the screen. So source का जो भी image है वो screen पे बन जाएगा. तो source will now behave like an object over here
एंड स्क्रीन इज द प्लेस जहां पे इमेज आपको मिलेगा, तो यहां पे आपको हमेशा स्क्रीन पे इमेज मिलेगा. सो इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन. ऑन द स्क्रीन. ठीक है. अब इन्होंने हमें ये दिया हुआ है कि लेंस कहां पे रखी हुई है हमें नहीं पता. ओके, सो लेट मी अज्यूम दैट ये स्क्रीन से ये जो लेंस का डिस्टेंस है दैट इज x. सो इफ दिस डिस्टेंस इज x, दिस बिकम्स योर इमेज डिस्टेंस, एंड ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा 100 माइनस x. दिस विल बिकम योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ओके, अब ये लोग क्या कह रहे हैं कि आप इस लेंस को 40 सेंटीमीटर से शिफ्ट कर रहे हो. 40 सेंटीमीटर से शिफ्ट कर रहे हो मतलब मान लो मैं ये लेंस को ये साइड पे शिफ्ट कर रहा हूं, तो ये लेंस की फाइनल पोजीशन हो जाएगी. दिस वाज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द लेंस. तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज 40 सेंटीमीटर्स. दिस इज व्हाट इज गिवन टू अस. ठीक है. सो अब हम लोगों ने लेंस को यहां पे रखा हुआ है, एंड इट इज सेड दैट इन दिस केस ऑल्सो यू गेट अ शार्प इमेज ओवर हियर, विच मीन्स अगेन इन दिस पोजिशन ये ऑब्जेक्ट है एंड आपका जो इमेज है वो यहीं पे बन रहा है. इमेज इज फॉर्म्ड ओवर हियर, इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन. द स्क्रीन. ठीक है. नाउ यहां पे लेट्स अज्यूम दैट इन दिस केस दिस डिस्टेंस इज y. तो ये वाला जो आपका डिस्टेंस है दिस विल बिकम इक्वल टू 100 माइनस y. ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा. ठीक है. सो यहां पे प्रीवियस केस में मैंने x जो दिया हुआ है, आप यहां पे x ये भी दे सकते हो, बट आई हैव टेकन सॉरी आपने x ये दिया हुआ है एंड इसको आपने 100 माइनस x दिया हुआ है. तो आप यहां पे ये डिस्टेंस को यू कुड हैव टेकन इट एज y. ओके, बट हम लोग वो नहीं कर रहे हैं. मैं अब इस डिस्टेंस को y दे रहा हूं, ये क्योंकि छोटा डिस्टेंस है, आई एम टेकिंग इट एज y. सो दिस डिस्टेंस नाउ विल बिकम इक्वल टू 100 माइनस y. नाउ व्हाट आई विल डू इज, बिकॉज ये लेंस है तो मैं लेंस इक्वेशन यूज करूंगा, लेंस फॉर्मूला यूज करूंगा. नाउ इन द फर्स्ट केस आपका जो इमेज डिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू x, क्योंकि इमेज आपका यहां पे बन रहा है और यहां से इसका डिस्टेंस जो है दैट इज इक्वल टू x. ये डिस्टेंस राइट हैंड साइड पे है तो x विल बी इक्वल टू, मतलब आपको प्लस x देना होगा, करेक्ट. तो v के जगह पे आई जस्ट पुट x. यहां पे आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है दैट इज 100 माइनस x, बट ये डिस्टेंस हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे मेजर कर रहा है. सो दैट इज वाई आप इसको माइनस लोगे, तो u के जगह पे यू विल पुट माइनस ऑफ 100 माइनस x. ठीक है. दिस इज इक्वल टू 1 बाय f. ओके, नाउ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 1 बाय x प्लस 1 अपॉन 100 माइनस x इज इक्वल टू 1 बाय f. सिमिलरली अब इस केस में हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं. आपका इमेज डिस्टेंस जो है v, दिस इज 100 माइनस y, एंड आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है दिस इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज माइनस y, क्योंकि आप लेफ्ट हैंड साइड पे मेजर कर रहे हो इसलिए. तो अब यहां पे हम लोग इमेज डिस्टेंस v इट इज 100 माइनस y, तो 1 अपॉन 100 माइनस y माइनस 1 अपॉन u. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज माइनस y, तो u के जगह पे आप माइनस y पुट करोगे, दिस इज इक्वल टू 1 बाय f. ओके, सो आई हैव यूज्ड दिस फॉर्मूला 2 टाइम्स, वन फॉर द केस 1 एंड सेकेंड टाइम फॉर द केस 2. ओके, नाउ इसको अगर जो आप लिखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इवेंचुअली आपको क्या इक्वेशन मिलेगा, 1 बाय y प्लस 1 अपॉन 100 माइनस y इज इक्वल टू 1 बाय f. नाउ इफ यू कंपेयर योर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो दोनों का राइट हैंड साइड सेम है ना, 1 बाय f एंड 1 बाय f, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए. नाउ इफ यू सी द पैटर्न 1 प्लस x अपॉन 1 अपॉन 100 माइनस x एंड 1 बाय y अपॉन 1 अपॉन 100 माइनस y, ये इक्वल होने चाहिए. ये इक्वल कब होंगे, व्हेन x इज इक्वल टू y. आप खुद ही इमेजिन करो ना, y के जगह पे इफ यू पुट x, तो आपको क्या इक्वेशन मिलेगा, 1 बाय x प्लस 1 अपॉन 100 माइनस x इज 1 बाय f, विच इज सेम एज दिस. सो कंपेयरिंग 1 एंड 2, ये टेक्निक हम लोग आगे बहुत बार यूज करेंगे. यू कैन डायरेक्टली से दैट x इज इक्वल टू y. सो इफ x इज इक्वल टू y, अब हम लोग, हमें ये पता है ये जो डिस्टेंस है दैट इज 40 सेंटीमीटर्स. सो ये डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, इट इज बेसिकली दिस टोटल डिस्टेंस दैट इज 100 माइनस x
minus this distance, that is equal to y. So 100 minus x minus y. So ये आपको समझ में आया? 100 minus x is this. So ये इतना डिस्टेंस माइनस y, तो आपको जो बचेगा दैट विल बी दिस डिस्टेंस विच इज 40 सेंटीमीटर्स. तो 100 माइनस x माइनस y इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर्स. एंड हमें पता है x इज इक्वल टू y, हम लोगों ने ये प्रूव किया हुआ है. तो y की जगह पे x पुट करो. सो इफ यू विल गेट x इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर्स. एंड वंस यू गेट x एज 30 सेंटीमीटर्स, आपको फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है. तो आप सीधा इस इक्वेशन में x की वैल्यू 30 पुट करो. तो 1/30 प्लस 1 अपॉन 100 माइनस 30 दैट इज 70 इज इक्वल टू 1/f. 1/30 प्लस 1 अपॉन 100 माइनस 30 इज 1/f. इसको सॉल्व करो, यू विल गेट फोकल लेंथ एज 21 सेंटीमीटर्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49. क्वेश्चन नंबर 49 में एक रे ऑफ लाइट आपको दी गई है जो इस तरह से आ रही है. सो यहां से इट इज सॉरी हाँ, यहां से ये ऐसे आ रही है, देन इट इज गोइंग दिस वे, देन इट इज गोइंग दिस वे, एंड फाइनली इट इज कमिंग आउट. एंड आपको ये कहा गया है कि आप ये एंगल जो है दैट इज θ1 एंड दिस एंगल इज θ2. सो इफ यू इंक्रीज θ1, इफ θ1 इज इंक्रीज्ड, देन θ2 पे क्या फर्क पड़ेगा. ओके. हाँ, ये समझने के लिए आपको ये समझना पहले होगा कि बेसिकली यहां पे हो क्या रहा है, वेदर द रे ऑफ लाइट इज मूविंग टूवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल. दैट इज वन थिंग. सेकेंड, आपको हमेशा ये याद रखना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एक बाउंड्री है. ओके. नाउ मान लो रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, ये हम लोग मानते हैं ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है. So when ray of light travels from rarer medium to denser medium, it will bend towards the normal. Correct? ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा. नाउ द रूल इज दिस, आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाओगे तो आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा. सो इफ यू इंक्रीज एंगल ऑफ इंसिडेंस, योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल ऑल्सो इंक्रीज. ये प्रूव करना बहुत ही सिंपल है. हाउ वुड यू प्रूव दिस? ओके. हमें यह पता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू, राइट? तो आपका राइट हैंड साइड तो कांस्टेंट है ना. इफ योर राइट हैंड साइड इज कांस्टेंट, आपका लेफ्ट हैंड साइड भी कांस्टेंट होना चाहिए, राइट? सो विच मीन्स I can also write it this way, sin I is equal to mu into sin R. करेक्ट. अब क्या होगा कि अगर जो आप R को इंक्रीज करते जाओगे, इफ यू इंक्रीज R, तो व्हाट विल हैपन इज योर sin R विल ऑल्सो इंक्रीज. जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है, साइन की वैल्यू बढ़ती जाती है. आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, जैसे sin 0 0 होता है, फिर sin 30 1/2 होता है, दैट इज 0.5. फिर sin 45 1/√2 होता है, दैट इज 0.7. तो आप देख रहे हो जैसे एंगल बढ़ता जाता है, साइन की वैल्यू बढ़ती जाती है. सो जैसे आर बढ़ेगा उसी तरह से साइन आर भी बढ़ेगा. साइन आर बढ़ेगा तो आपका राइट हैंड साइड इंक्रीज हुआ, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड भी इंक्रीज होगा. साइन आई इंक्रीज हो जाएगा, एंड साइन आई इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये जो एंगल आई है दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. So now I can say this, angle of incidence is directly proportional to angle of refraction, which means if R increases, angle of incidence also increases. ठीक? Now let's try to see over here. This is θ1. अच्छा, ये आपका angle of refraction होगा. This would be your angle of refraction, that is y. Okay. Now मैं ये right angle triangle खत्म ये complete करता हूं. So if this is y, this angle would be equal to 90 minus y. Let me call this as x. Okay. अब ये एंगल क्या है, ये देखो, this is mu1, this is a different medium, this is a different medium. So let me write it over here. This is your medium 1 एंड बाउंड्री के दूसरे साइड पे ये आपका medium 2 है. ये आपकी नॉर्मल है, ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है, दिस इज नॉर्मल. So you can see that in this case,
ये जो एंगल है, एंगल ये कौन सा एंगल है? इस बाउंड्री पे ये रे ऑफ लाइट दिस कैन बिहेव लाइक एन इंसिडेंट रे, दिस इज अ नॉर्मल, तो दिस इज द एंगल बिटवीन योर इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल. So this angle will also be your angle of incidence. This will also be your angle of incidence I for this boundary. अब यहां से रे ऑफ लाइट वापस ऐसे जा रही है, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा. मैंने इसको Z कहा हुआ है, दिस इज Z, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ओके, नाउ इफ दिस एंगल इज Z, ये भी एक नॉर्मल है. ओके, ये दो नॉर्मल्स पैरेलल है एक दूसरे को, तो ये दो एंगल्स आपके ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए ना. तो इफ दिस एंगल इज Z, यहां पे दिस एंगल विल ऑल्सो बी Z. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. ये एंगल कौन सा है? इट इज द एंगल बिटवीन दिस नॉर्मल एंड दिस रे ऑफ लाइट. इनके बीच का ये जो एंगल है दैट इज योर एंगल Z. ओके, अब हम लोग देखते जाते हैं क्या होगा. आप θ1 को इंक्रीज करो तो आप एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर रहे हो. आप I इंक्रीज कर रहे हो तो क्या होगा? R भी आपका इंक्रीज हो जाएगा. तो इफ θ1 इंक्रीजेस, Y इंक्रीजेस. इफ θ1 इंक्रीजेस, Y इंक्रीजेस. इफ Y इंक्रीजेस, आपका X जो है विच इज दिस एंगल, दिस इज 90 माइनस Y. तो अगर जो आप Y को बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली 90 माइनस Y जो है वो तो डिक्रीज हो जाएगा ना. जैसे ये नंबर बढ़ेगा तो 90 माइनस दिस नंबर विल डिक्रीज. और इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ यू इंक्रीज वन ऑफ द एंगल्स, सेकेंड एंगल हैज टू डिक्रीज. तो आपका X डिक्रीज हो जाएगा. अब आपका X डिक्रीज होगा तो इस बाउंड्री के लिए ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है. तो अगर जो X डिक्रीज हो रहा है, इफ X इज डिक्रीजिंग, इफ दिस एंगल इज डिक्रीजिंग, Z विल ऑल्सो डिक्रीज, क्योंकि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. तो अगर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस डिक्रीज हो रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी डिक्रीज होगा. So because this angle is decreasing, ये जो Z है, even this will decrease. So Z decreases. Now if this is Z, we know that this is also Z. अब ये बाउंड्री के लिए ये जो एंगल है, this behaves like angle of incidence and this angle behaves like angle of refraction. Correct? So अगर जो आपका Z जो है वो डिक्रीज हो रहा है तो आपका ये Z जो है वो यहाँ पे वो डिक्रीज हो जाएगा. Z डिक्रीज होगा, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस डिक्रीज हो रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी तो वो डिक्रीज हो जाएगा. तो इफ Z डिक्रीजेस, θ2 विल ऑल्सो डिक्रीज. सो बेसिकली नाउ आई कैन से दैट व्हेन θ1 इंक्रीजेस, θ2 जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, इट विल डिक्रीज. ठीक है. सो दिस इज अ क्लियर बिग डायग्राम फॉर द सेम क्वेश्चन. ओके, यहां पे आई जस्ट ये फ्लो कैसे होता है वो मैं बताऊंगा. θ1 इंक्रीज होगा तो ये आपका जो Y है दैट Y विल ऑल्सो इंक्रीज, क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज होगा. अच्छा, ये एंगल इंक्रीज होगा तो ये अपने आप से डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमेशा 90 डिग्रीज ही है. तो इफ दिस इज Y, ये 90 माइनस Y होगा. सो इफ दिस इंक्रीजेस, दिस डिक्रीजेस, सो X जो है वो डिक्रीज होगा. अब ये बाउंड्री के लिए ये साइड पे इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, ये साइड पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2. सो फॉर दिस बाउंड्री दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. इफ X इज डिक्रीजिंग, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस डिक्रीज हो रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल ऑल्सो डिक्रीज. सो दिस मीन्स Z ऑल्सो डिक्रीजेस. इफ दिस एंगल इज Z, दिस विल ऑल्सो बी Z, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स है ना. अगर जो Z आप डिक्रीज करोगे तो यहाँ पे θ2, क्योंकि दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल है ना, तो Z इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस. अगर जो Z डिक्रीज होगा तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो भी डिक्रीज होगा. दिस मीन्स θ2 ऑल्सो डिक्रीजेस. ये आपका फ्लो है. ठीक है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. नाउ वी विल गो ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 51. अब क्वेश्चन नंबर 51 ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है. ओके, मान लो ये आपका बकेट है, जस्ट ड्रॉ इट ओवर हियर. ये बकेट है. ओके, इसमें आपने पानी भरा हुआ है ना. जब आप बकेट को ऊपर से देखते हो आपको हमेशा ऐसा लगता है ना कि उसका जो बॉटम है इट इज रेस्ड, ये थोड़ा सा ऊपर आ चुका है. सो व्हाट यू विल फाइंड ओवर हियर इज, ये जो बकेट का बॉटम है ये थोड़ा सा ये ऊपर आ चुका है, आपको ऐसे दिखाई देगा. आप उसमें कॉइन डाल दो तो आपको ऐसा लगता है कॉइन थोड़ा सा ऊपर है,
राइट, आपने ये पढ़ा हुआ, ये रिफ्रैक्शन के वजह से होता है। तो बेसिकली एक्चुअल हाइट जो वाटर की जो है वो ये है, दिस इज द एक्चुअल हाइट। बट आपको ऐसा लगता है कि पानी की जो हाइट है वो बस इतनी ही है। आप जब ऊपर से देखते हो, यहां से जब आप देखते हो तो आपको ऐसे ही लगता है कि पानी की हाइट जो है वो तो इतनी ही है। तो ये जो होती है ये आपकी एक्चुअल हाइट होती है, और इसको जो कहा जाता है, इसको कहा जाता है अपैरेंट हाइट। अपैरेंट हाइट, ठीक है। तो सिमिलरली ये मान लो आपकी, इन्होंने पूछा है कि आप कितना पानी भरोगे, तो आपको ऐसा लगे कि जो बकेट है वो आधी भरी हुई है, बकेट इज हाफ फुल, ओके। नाउ लेट्स से द अमाउंट ऑफ वाटर, द हाइट ऑफ द वाटर इज h, सो दिस h बिकम्स योर एक्चुअल हाइट। बट व्हेन यू लुक फ्रॉम द टॉप, आपको ऐसा दिखाई देता है ना कि ये जो बॉटम है ये रेस्ड है, एंड बॉटम ये यहां तक ऊपर तक आ चुका है, तो ये इतना सेक्शन हटा दो। तो आप ऊपर से देखोगे तो आपको ये लगेगा कि पानी इतना ही है, सो दिस बिकम्स योर अपैरेंट हाइट, ओके। सो आपके लिए, आप जब ऊपर से देखते हो तो आपके लिए ये केस ऐसा है कि ये बकेट है, एक्चुअल बकेट, बट आपको तो ये दिखाई नहीं देगा। आपके लिए बकेट की साइज जो है बस इतनी है, इसमें यहां तक ये पानी है, ये इतना सा पानी है। दिस हाइट इज योर अपैरेंट हाइट, दैट इज HA, एंड ये जो है ये इतना एम्प्टी है, ठीक है। ये इतना जो सेक्शन है दैट इज एम्प्टी, ओके। नाउ द थिंग इज कि आप क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो ऑब्जर्वर ऊपर से देख रहा है उसको ऐसा लग रहा है कि बकेट इज हाफ फिल्ड। तो बकेट इज हाफ फिल्ड मतलब उस ऑब्जर्वर के हिसाब से जितना पानी है उतनी ही बकेट एम्प्टी भी है, तभी हम लोग ये कहते हैं ना हाफ फिल्ड है, आधा भरा हुआ है और आधा खाली है। तो यहां पे क्या लॉजिक आप लगाओगे, ऑब्जर्वर के हिसाब से पानी कितना है, ऑब्जर्वर के हिसाब से पानी तो इतना ही है ना, ये इतना आपका पानी है, तो पानी की हाइट कितनी है ऑब्जर्वर के हिसाब से, HA, एंड एम्प्टी पार्ट की हाइट कितनी है, दिस इज द हाइट ऑफ द एम्प्टी पार्ट। ये एम्प्टी पार्ट की हाइट कैसे आप निकालोगे, टोटल हाइट दी हुई है 21 सेंटीमीटर्स, एंड यहां से h तक तो पानी है, तो आपका जो एम्प्टी पार्ट है दैट इज 21 माइनस h, सो अपैरेंट हाइट हैज टू बी इक्वल टू 21 माइनस h। तभी जाके ऑब्जर्वर को ऐसे दिखेगा ना कि ये बकेट जो है वो आधी खाली और आधी भरी हुई है। आपको ये आया समझ में, क्योंकि ऑब्जर्वर के लिए पानी की हाइट तो बस HA जितनी है, उसको ये पूरा पानी दिख ही नहीं रहा है, उसको तो लग रहा है कि पानी बस इतना ही है, ठीक है, फाइन। अब इसी चीज को हम लोग यूज करेंगे। सो सिलेंडर अपीयर्स टू बी हाफ फिल्ड, सो देयरफॉर हाइट ऑफ द एम्प्टी पार्ट शुड बी इक्वल टू द हाइट ऑफ द फिल्ड पार्ट अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर। अच्छा, हाइट ऑफ द एम्प्टी पार्ट हमें पता है 21 माइनस h, एंड हाइट ऑफ द फिल्ड पार्ट अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर इज दिस बेसिकली अपैरेंट हाइट, दैट इज h है, ओके। सो इट इज 21 माइनस h। अपैरेंट हाइट का फॉर्मूला ये होता है एक्चुअल हाइट अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड दिस इज एक्चुअल हाइट। इसका ना प्रूफ मैंने यहां पे लिखा हुआ है, मैं आपको प्रूफ भी समझाऊंगा, बट उसमें एक आध दो चीजें जो आप शायद अभी आपको नहीं पता, बट अभी हम लोग ये मान के चलते हैं कि चलो ये फॉर्मूला होता है अपैरेंट हाइट का जो होता है दैट इज एक्चुअल हाइट अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो 21 माइनस h इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन टू यू एज 4/3 वाटर का। तो अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 3h/4 हो जाएगा, h को ये साइड पे लेके जाओ तो 3h/4 प्लस h ये 7h/4 हो जाएगा। सो आपको h 12 सेंटीमीटर्स आएगा। सो आप पानी जो है वो 12 सेंटीमीटर्स तक भरोगे। यू कैन सी दैट वैसे ये 21 सेंटीमीटर्स का हाफ कितना होता है, इट इज 10.5 सेंटीमीटर्स। तो आप 10.5 सेंटीमीटर्स तक पानी नहीं भरोगे, आप पानी जो है वो 12 सेंटीमीटर हाइट तक भरोगे, ठीक है, फाइन। इसका ना प्रूफ कुछ इस तरह से होता है कि मान लो आप यहां से यहां पे ये बॉटम है, ओके, दिस इज द बॉटम ऑफ द वेसल।
तो आपको बॉटम देखने के लिए रे ऑफ लाइट बॉटम से आएगी और इस तरह से जैसे ही पानी से वो एयर में चली जाएगी, इट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एंड यहां से आप देख रहे हो तो आपको ये पॉइंट दिखाई देगा। बट द थिंग इज कि आपकी आईज ये गेस नहीं कर सकती कि ये जो रे ऑफ लाइट है ये इस तरह से बेंड हो रही है। योर आईज कैन नॉट गेस दिस, एंड सिंस योर आईज कैन नॉट गेस दिस, तो योर आईज वुड थिंक कि रे ऑफ लाइट ऐसे स्ट्रेट ही आ रही है एंड ये जो पॉइंट है वो यहां पे है। तो इवन दो बॉटम का एक्चुअल डेप्थ इतना है, बट आपके आईज के हिसाब से आपको ऐसे लगेगा कि बॉटम जो है वो इसी लेवल पे, यहीं पे आपका बॉटम है। सो दिस वुड बी योर अपैरेंट हाइट एंड दिस इज योर एक्चुअल हाइट। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ। मैंने ये बस डायग्राम कंप्लीट किया है। तो यहां पे नॉर्मली जब आप एकदम ऐसे, हम लोग यहां पे कहते हैं कि नॉर्मल वीविंग, ये ना आपको अभी उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, जितना समझ में आता है उतना ठीक है। नॉर्मल वीविंग मतलब आप एग्जैक्टली ऊपर से देख रहे हो। ओके, व्हेन आप जब ऊपर से एग्जैक्टली ऊपर से क्लोज टू आप वर्टिकली नीचे देख रहे हो, आप मान लो कि यहां से ही आप देख रहे हो, ऐसे वर्टिकली आप नीचे देख रहे हो, तो फॉर नॉर्मल वीविंग आप ये मान सकते हो आर एंड आई आर वेरी स्मॉल, इक्वल नहीं है बट दे आर वेरी स्मॉल, क्लोज टू 0। ठीक है, फाइन। सो आई एंड आर आर वेरी स्मॉल। नाउ इस ट्राइंगल में व्हेन आई एंड आर आर वेरी स्मॉल, यू कैन सी, कोई भी एंगल जब बहुत छोटा होता है ना, आप ये चीज यूज कर सकते हो। इफ एंगल थीटा इज वेरी स्मॉल, देन व्हाट यू कैन डू इज, आप लोग ये यूज कर सकते हो, साइन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टैन थीटा। ठीक है, तो बिकॉज आई नो दिस एंगल इज वेरी स्मॉल, दिस एंगल इज वेरी स्मॉल, तो आई कैन राइट साइन आई इज इक्वल टू टैन आई। टैन आई कितना होगा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड इज सी डी अपॉन एडजेसेंट साइड इज ए सी। दिस ए सी इज बेसिकली योर एक्चुअल हाइट, तो ए सी के जगह पे मैंने h0 लिखा हुआ है। अब साइन आर कैसे लिखोगे, इफ दिस एंगल इज आर देन इट वुड मीन दिस एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल टू आर, ये भी आर हो जाएगा, करेक्ट ना। ये जो एंगल आर है इसके लिए दिस बिकम्स योर अपोजिट साइड, दिस बिकम्स योर एडजेसेंट साइड। सो आई कैन राइट साइन आर एज, साइन आर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टैन आर, and tan r can be written as opposite side, that is BE upon adjacent side, that is AB. BE upon AB. Now we know that BE is equal to CD. So BE के जगह पे I am writing CD and AB के जगह पे I am writing this as apparent height HA upon HA. ठीक है। Now अब हम लोग स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। सो स्नेल्स लॉ कैसे अप्लाई करोगे, साइन आई इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, क्योंकि ये एंगल वाटर में बन रहा है, दैट इज NW, दिस इज इक्वल टू साइन आर इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, क्योंकि ये जो एंगल है वो एयर में है ना, बाहर का मीडियम आपका एयर है। नाउ साइन आई कैन बी रिटन एज CD अपॉन HO, CD अपॉन HO इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। साइन आर कैन बी रिटन एज CD अपॉन HA, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1। सो अपैरेंट हाइट, ये CD और CD कट हो जाएगा, योर अपैरेंट हाइट इज इक्वल टू एक्चुअल हाइट अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। सो यही फॉर्मूला जो है वो हम लोगों ने यहां पे यूज किया हुआ है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, सिमिलरली अब आता है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में आपको क्या दिया हुआ है कि एक पर्सन है जो यहां से ये ऑब्जर्व कर रहा है, यहां से इसको ये पॉइंट दिखाई दे रहा है एंड फिर इसको ये पॉइंट दिखाई दे रहा है। ओके, नाउ आइडियली रे ऑफ लाइट, अगर जो मीडियम चेंज नहीं होता तो रे ऑफ लाइट ऐसे सीधी निकल जाती ना, बट बिकॉज मीडियम चेंज हो रहा है एंड इन्होंने ये दिया हुआ है दिस इज अ डेंसर मीडियम, तो रे ऑफ लाइट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। यही हमारी नॉर्मल है, दिस इज योर नॉर्मल, दिस इज अ नॉर्मल। सो रे ऑफ लाइट जो है इट इज बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल। This is your angle of incidence, this is your angle of refraction. Okay. Now what you have to find out is, you have to find out cos theta. Okay. अब ये cos theta हम लोग कैसे find out करेंगे? So सबसे पहले आपको
ये दिया हुआ है h अपॉन x, x इज दिस टोटल बेस का ये विड्थ, दिस इज x, ये इसका सेंटर पॉइंट है तो ये हो जाएगा x/2। तो इन्होंने आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है h/x इज इक्वल टू 7/4, दिस इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। सो आई कैन राइट tan r एज x/2 divided by h, opposite side upon adjacent side. So tan r is x/2 upon h, so x/2h, और हमें x/h पता है ना, h/x 7/4 है तो x/h जो होगा वो 4/7 हो जाएगा। So x/h is 4/7, तो आपको tan r मिल जाएगा 1 जार 2 जार 2/7। Okay, now you cannot say tan r is equal to sin r, ये आप तभी कह सकते हो when angles are small। यहां पे ऐसे क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है r is not small, so if r is not small tan r will not be equal to sin r। आप नहीं बोल सकते जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था, क्योंकि एंगल स्मॉल थे, यहां पे एंगल स्मॉल नहीं है तो यू कैन नॉट से दिस। सो अब आप साइन आर कैसे निकालोगे, मैं एक रफली, मैं हमेशा ऐसे करता हूं, मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं, राइट एंगल ट्राइंगल। मुझे पता है कि tan r हमेशा, tan क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। सो इफ दिस एंगल, इफ आई अस्यूम इट एज r, अपोजिट साइड इज 2, एडजेसेंट साइड इज 7, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम दिस विल बिकम इक्वल टू √53, एंड बिकॉज दिस इज √53 आपका साइन r क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो साइन r वुड बी इक्वल टू 2 अपॉन √53। सो अब आपको साइन r की वैल्यू मिल गई। आपको यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज 4/3, दिस इज ऑल्सो गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। सो अब आप स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हो, साइन r इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, दिस इज इक्वल टू साइन i, एंड ये एंगल एयर में है, सो साइन i इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। साइन r की वैल्यू पुट करो, ये पुट करो, ये पुट करो। अच्छा, एंगल I कैन बी रिटन एज दिस टोटल एंगल इज 90 डिग्रीज, सो एंगल I कैन बी रिटन एज 90 माइनस थीटा, करेक्ट। तो I कैन बी रिटन एज साइन 90 माइनस थीटा, बट साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। आई डोंट नो आपको ये 10th में था या नहीं था, बट अगर जो नहीं था तो ये आपको याद रखना है, ये आप 11th में पढ़ोगे। ओके, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 8/3 √53, दिस इज व्हाट यू वुड गेट। ठीक है, फाइन। सो यहां पे अब देयर इज ओनली वन मोर क्वेश्चन लेफ्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 43। उसका वीडियो बना के आई सेंड इट ऑन व्हाट्सएप इटसेल्फ। ठीक है, बाय।